बॉलीवुड में हमेशा से कई ऐसी मिस्ट्रीज छुपी रही हैं जिनकी कहानियों पर चर्चा होती रही है और आखिर में ये सब चीजें दब जाती हैं। 90s के कलाकारों से लेकर आज तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा है, लेकिन जब बात आए सुशांत सिंह राजपूत की तो ये कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। जो हाइप, जो सपोर्ट, पब्लिक में जो आक्रोश इस केस को लेकर था, वैसा इससे पहले और किसी केस में देखने को नहीं मिला। एक वक्त था जब लोग सिर्फ उनके अगले फिल्म प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। सुशांत अपनी एक्टिंग की कला से सबका दिल जीत चुके थे, लेकिन अचानक एक दिन ऐसी खबर आई जिसपे किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। सुशांत के इस दुनिया से चले जाने की खबर। पहले तो लोगों को ये खबर एक र्यूमर लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर पूरी तरह फैल गई और इसकी पुष्टि होने लगी, तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये खबर सच है। फिर सबसे बड़ा सवाल उठा, कैसे? लेकिन ये कैसे का सवाल अपने अंदर इतना सब कुछ छुपाए हुए था कि इस जवाब की तलाश में बॉलीवुड के कई राज सामने आते गए। तो स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट के इस खास एपिसोड में, और आज हम शुरू करते हैं अपने एक पसंदीदा बॉलीवुड सितारे की वो कहानी जिसका अंजाम सबको एक जख्म देकर गया। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को सुशांत मुंबई में अपने घर पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत पर मुंबई पुलिस ने कहा कि ये पहले इंप्रेशन में आत्महत्या का मामला लगता है। आत्महत्या आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है? इस तरह के कई सवाल उठे। उनकी डेथ हर किसी के लिए एक बड़ा शौक था। सुशांत का परिवार, मीडिया और उनके फैंस इस तरह के कई सवालों के जवाब ढूंढते रहे और आज भी ढूंढने में लगे हुए हैं। ये एक एक्टर की मौत का हाई प्रोफाइल केस था। हालांकि ये आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीएमसी के कूपर हॉस्पिटल भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक त्रिमुखे का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी लगने की वजह से दम घुटने से हुई है। इस बीच ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सुशांत ने आत्महत्या क्यों की या उनकी हत्या की गई? सुशांत के परिवार ने भी उनकी मौत पर कई सवाल उठाए। मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसेरा को जांच के लिए कालिना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा। फोरेंसिक लैब ने मुंबई पुलिस को 27 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि ये हत्या नहीं है और सुशांत के विसेरा के सैंपल्स में ना कोई दवा और ना ही कोई डेंजरस केमिकल या ड्रग्स पाया गया। फोरेंसिक ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि सुशांत ने जिस कपड़े से फांसी लगाई वो 200 किलो तक का वजन सह सकता था। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच जारी रखी। फिर जैसे ही गहराई से जांच की गई, ये खुलासा हुआ कि सुशांत डिप्रेशन से पीड़ित थे। कुछ लोगों ने इस पर चर्चा शुरू की कि क्या सुशांत की मौत का कारण फिल्म इंडस्ट्री में विवादित नेपोटिज्म है या फिर बॉलीवुड में ग्रुपिज्म। इस मुद्दे पर यह आरोप लगाया गया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वजह से कहा गया कि सुशांत के हाथ से कई बड़े मौके चले गए, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए और अंत में उनकी जान चली गई। मुंबई पुलिस ने इस बारे में भी जांच की और डायरेक्टर महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा समेत 40 लोगों के बयान दर्ज किए। ये जांच सिर्फ सुशांत की मौत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने बॉलीवुड की डार्क साइड को भी एक्सपोज करने का काम किया। जांच शुरू होने के 40 दिन बाद 29 जुलाई को सुशांत के परिवार के सदस्यों ने बिहार में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पटना सिटी के पुलिस ऑफिसर विनय तिवारी ने कहा, एक शिकायत दर्ज कर ली गई है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। उस वक्त परिवार के वकील विकास सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, सुशांत की मौत के बाद परिवार सदमे में था। मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बच रही थी, इसलिए अब बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार पुलिस ने मुंबई में अपनी जांच शुरू की, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने बिहार पुलिस के जांच के अधिकार पर सवाल उठाया। एसपी विनय तिवारी मुंबई आए, लेकिन महानगर पालिका के ऑफिसर्स ने उन्हें क्वारंटाइन में रख दिया, जिसने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। इस वजह से महाराष्ट्र और बिहार के नेताओं के बीच तकरार भी हुई। दोनों जगहों के पुलिस अधिकारियों और नेताओं के बीच इस टॉपिक पर अनबन चलती रही, जो पूरे देश की नजरों में आता गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में भी उठाया, जिससे और भी काफी ज्यादा बहस हुई। सुशांत की मौत का मुद्दा अब सिर्फ उनका या उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन गया, जहां हर नेता अपने स्वार्थ के लिए इस विषय का इस्तेमाल करने लगा। कुछ लोगों ने इस मामले की जांच में मुंबई पुलिस की ईमानदारी पर भी सवाल उठाया। लोगों ने पूछा, मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? क्या वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? ऐसे कई सवाल उठे और चर्चा में आने लगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने और बिहार के राजनेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई। बिहार सरकार ने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया, जो सभी के लिए एक नया मोड़ था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जोर देकर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के सरकारी
अधिकारों को नष्ट कर रही है, जिससे राजनीति और भी चर्चित हो गई। इस बीच बीजेपी सांसद नारायण राणे ने युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की तरफ संकेत करते हुए सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर कुछ और आरोप लगाए। राणे ने कहा कि इन दोनों मौतों के बीच कोई गहरा संबंध है, जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां उन्होंने सीबीआई जांच की अनुमति देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी जांच अगस्त 2020 में शुरू की और इस जांच के लिए 4 मेंबर्स की एक टीम मुंबई पहुंची। सीबीआई ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, उनके रूममेट सिद्धार्थ, उनके कुक नीरज और दोस्त दीपेश सावंत के साथ और भी कई लोगों के बयान लिए। जांच का मोटिव ये था कि क्या सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी। इसलिए सीबीआई ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट से मदद मांगी। सीबीआई की टीम सितंबर में सुशांत के घर पहुंची। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया। एम्स की रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये आत्महत्या का मामला है और सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। इस बीच जब बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखकर सुशांत की मौत के मामले की जांच की अपडेट के बारे में पूछताछ की, तो दिसंबर 2020 में सीबीआई ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई अपडेट नहीं आ रही थी और ऐसे ही 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल और आज हम 2024 में आ गए हैं, लेकिन केस पर क्या अपडेट है कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब ना तो मीडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट रहा और ना ही लोगों को। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं जो अब भी आए दिन इस टॉपिक को बार बार सोशल मीडिया पर उठाते हैं, पर इन सब में ना तो सरकार की कोई रुचि है और ना ही सीबीआई की। हालांकि जब जांच चल रही थी तब सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया ने 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच करते हुए रिया से पूछताछ शुरू की। इस जांच का मकसद ये था कि देखा जाए कि क्या सुशांत के पैसे से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है कि नहीं। ईडी ने रिया को जांच के लिए बुलाया और उनसे सुशांत के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सवाल किए। रिया के मैनेजर और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर से भी पूछताछ की गई। 1 महीने की पूछताछ के बाद ईडी के सोर्सेज ने कहा कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो। इस बात के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि वो सुशांत के पैसों से हेराफेरी कर रही थी। हालांकि ईडी ने इन रिपोर्टों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, जो इस मामले में अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि ईडी की जांच के दौरान रिया के 2 फोन क्लोन किए गए थे, जिसमें ड्रग्स खरीदने और लेने के बारे में कुछ जानकारी मिली। ईडी की रिपोर्ट के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स लेने के एंगल से इस मामले में जांच शुरू की। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया और 2 दिनों की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया गया। अदालत को सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में ब्यूरो ने ये दावा किया कि रिया ने ड्रग्स खरीदने में अपनी भागीदारी कबूल कर ली है। रिया 1 महीने तक जेल में रही, फिर मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रिया की जमानत की अर्जी के खिलाफ बहस करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि ये सुशांत की मौत से जुड़ा मामला नहीं है, वो खुद ड्रग्स लेती थी, लेकिन ये डील सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। एनसीबी ने कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में कहा कि रिया ने ड्रग्स खरीदे। उन्होंने ये सच छुपाया कि सुशांत भी एक ड्रग्स एडिक्ट थे। रिया के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो ड्रग्स के बिजनेस और ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे अपने अखबार में भी छापा। एनसीबी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में दीपिका पादुकोण, राकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान को भी बुलाया। इस केस ने न सिर्फ बॉलीवुड की चमकदार दुनिया को एक अलग रोशनी में दिखाया, बल्कि व्यक्ति के मेंटल हेल्थ और सोशल रिलेशंस पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। इस केस के बाद मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस काफी तेजी से देश भर में फैली, मगर जो सवाल या सच्चाई ये केस हमें बताता है वो और भी ज्यादा डरावनी है। आप खुद सोचिए, जब एक एक्टर की डेथ की रियलिटी हमारे देश की पुलिस और एजेंसीज हमें नहीं दे पाई, तो आम आदमी का कितना ध्यान रखा जाएगा। जहाँ जहाँ पैसा और पावर आ जाती है, वहाँ कितने राज छुपे होते हैं, इस बात का अंदाजा लगाना हम सबके लिए बेहद मुश्किल है। जब तक सीबीआई की जांच चलती रही, लोगों में सच्चाई का इंतजार भी चालू रहा, मगर हम सबको शून्य के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया।